नमस्कार। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों में होने वाली विकलांगता और मृत्यु के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है स्ट्रोक। मैं हूं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, साइकेट्रिस्ट, और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, जो हर साल 29 अक्टूबर को लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें यह अवगत कराया जाता है कि स्ट्रोक को बेहतर तरीके से कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। जो स्ट्रोक से पीड़ित हैं उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है, परिवारजन उनकी देखभाल कैसे करते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मेरे साथी डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर मकरंद हिरवे, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ मेरे कलीग बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीक शर्मा, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हैं, और डॉक्टर पंकज सिंह भी हैं, जो कि न्यूरोफिजिशियन हैं। आप सभी का आयुष्मान की खास पेशकश में स्वागत है। धन्यवाद। जी, तो स्ट्रोक बेसिकली दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। जो लोग स्ट्रोक के आघात से पीड़ित हैं उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे लकवा, बात सुनने समझने में समस्या, कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, याददाश्त का खो जाना जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है और जो पीड़ित हैं उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। डॉक्टर प्रतीक शर्मा, सर मुझे ये बताएं कि स्ट्रोक को आम आदमी पहचान कैसे सकता है, क्योंकि कई बार लोग ये जानते हैं कि स्ट्रोक का अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन घर में आसपास के लोगों में जब स्ट्रोक पड़ रहा हो, स्ट्रोक का अटैक आ रहा हो, तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि फला व्यक्ति को स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जब स्ट्रोक, लकवा या पक्षाघात, इसके लक्षण बहुत ही कई बार ऑब्वियस होते हैं, जो साधारण समझ में आता है, किसी हिस्से का काम कम करना या किसी में वीकनेस आना या उससे हाथ का ना उठना। और कई बार ये चीज़ें कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को चलने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना, दिखने में दिक्कत होना। कई बार व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता है कि ये पर लकवा है या सिर्फ एक मरीज की समझने की स्थिति, जैसा आपने पहले बताया था कि कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज होता है, हाथ पैर उसके सही चल रहे होते हैं, वो भी लकवे का लक्षण हो सकता है। कई बार सिर्फ आंखों से दिखना बंद हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है, सिर्फ साफ नहीं बोल सकता व्यक्ति, साफ नहीं बोल पा रहा। कई व्यक्ति कहते हैं कि वो उनकी जबान लड़खड़ा गई है, वो व्यक्ति से बोल नहीं पाता है, कुछ बार सिर्फ बोल सकता है पर समझ नहीं सकता है। तो स्ट्रोक से पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसमें एक हाथ पैर का चलना बंद हो सकता है, या सिर्फ चलने में दिक्कत हो, व्यक्ति को लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो मेरे को ऑर्थोपेडिक की हड्डी की प्रॉब्लम है, या कई बार समझ नहीं पाता है तो उसको लगता है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या उसको दिखता नहीं तो उसको लगता है कि मेरे को आंखों की प्रॉब्लम है। पर ये सभी लकवे के लक्षण हो सकते हैं। इसको जानने के लिए आजकल एक प्री हॉस्पिटल स्केल, या सभी के लिए आमजनों के लिए एक स्केल भी डिज़ाइन की गई है, जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर है, जिसको बी फास्ट कहते हैं हम। बी से बैलेंस, अगर चलने में दिक्कत हो रही है, चल नहीं पा रहा है। इसे अगर उसको देखने में आई, अगर आँखने में देखने में दिक्कत हो रही है तो वो भी लकवा हो सकता है। एफ से फेस, जिसमें मुंह पर टेढ़ापन आ रहा है, वो भी हो सकता है। आम, अगर हाथ में पकड़ ढीली हो रही है, आम लटक जाता है या उठ नहीं रहा है, तो वो भी लकवे का लक्षण हो सकता है। और ऐसे स्पीच, अगर बोलने की दिक्कत हो रही है तो भी लकवा हो सकता है। देन टी कम्स, दैट कम्स टाइम टू गो हॉस्पिटल, कि आपको इंतज़ार नहीं करना है कि ये ठीक हो जाएगा, मैं हाथ दबा के सो गया था इसलिए सुन्नपन हो गया होगा, शायद आँख में कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही चल रहा हूँ। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया था, उसको लगा उसने दवाई खा ली इसलिए वो चल नहीं पा रहा है, पर वो अल्टीमेटली लगा कि वो उसको लकवे का अटैक हुआ। तो ये सब चीज़ें हों तो आप तुरंत अस्पताल पहुँचिए, क्योंकि जो समय है वो नष्ट नहीं करना है। टाइम इज़ ब्रेन। अगर आप जितना समय खोएंगे उतना ब्रेन को डैमेज को बढ़ाएंगे आप। इसलिए टाइम टू गो हॉस्पिटल, 4.5 घंटे का जो विंडो पीरियड है, गोल्डन पीरियड है, और उसके अंदर आप पहुंचेंगे ऐसे अस्पताल जहां स्ट्रोक रेडी सेंटर है, जहां पर आपको सीटी स्कैन, एमआरआई और न्यूरोलॉजिस्ट या ऐसे फिजिशियन जिसको स्ट्रोक के बारे में जानकारी हो, उसके इलाज के बारे में जानकारी हो, वहाँ पहुँचें, तुरंत इलाज को ठीक लें, और इससे व्यक्ति की विकलांगता कम की जा सकती है, उसकी रिकवरी रेट बढ़ाया जा सकता है, और व्यक्ति की जो मृत्यु दर है या चांसेस ऑफ डेथ है वो भी काफ़ी कम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम सब ने अभी समझा कि स्ट्रोक के क्या इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर प्रतीक ने बखूबी उसे बताया। अब मैं चलना चाहूँगा डॉक्टर मकरंद के पास। मुझे सर ये बताएं कि जैसे डॉक्टर प्रतीक ने बात करी कि पहले 4 घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं, और लोगों के मन में कौतूहल होता है कि घर में भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे एक हार्ट अटैक के लिए होता है कि हम ये दवा दे सकते हैं, क्या स्ट्रोक के लिए घर में कुछ करना चाहिए, उस पर आप प्रकाश डालें। और दूसरा ये भी बताएं कि अभी प्रदेश में हमारे या कहाँ कहाँ पे न्यूरो फिजिशियन की उपलब्धता है या नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। धन्यवाद। सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बड़ा तार्किक सवाल है। और स्ट्रोक जिसे हम आघात, अगर मस्तिष्क के किसी भी हिस्से को अगर आघात पहुंचता है, तो जिस हिस्से को आघात पहुंचता है उसके चलते उसके अलग अलग लक्षण, जैसे डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि आवाज़ में लड़खड़ाहट, या आंखों में देखने में दिक्कत, या चलने में दिक्कत, या कई बार मतिभ्रम की स्थिति, जिसमें कई बार पेशेंट समझ नहीं पा रहा है,
बोली हुई बात समझ नहीं पा रहा है, या कई बार बातें कुछ अजीब सी कर रहा है जिसका कोई जिन शब्दों का कोई तात्पर्य नहीं निकल पा रहा। तो पहली बात तो सबसे पहले ये मान लेना कि मरीज को या घर के किसी जिस व्यक्ति को ये लक्षण हो रहे हैं, ये एक पक्षाघात या स्ट्रोक का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसे में कई बार ये रहता है कि कई लोग हाथ मलने लगते हैं, तो उसका कोई आधार नहीं, वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाथ की कमज़ोरी है, पैर की कमज़ोरी है, चेहरे की कमज़ोरी ब्रेन के अंदर डैमेज से हुई है। अब ये डैमेज ब्रेन के अंदर की खून की नस चोक होने की वजह से हो सकता है, जिसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, या फिर ब्रेन के अंदर की नस के फटने से हो सकता है, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इन दोनों स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो आमतौर पे हम कभी ये नहीं घर पे कोई ऐसी दवाई देने को बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप दवाई दीजिए और घर पे आप ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करके आइए, क्योंकि कई बार ये घातक हो सकता है। सीटी स्कैन या एमआरआई ही बता सकता है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक, या खून की नस चोक हुई है या खून की नस फटी है, जिससे दोनों का उपचार ही बिल्कुल विभिन्न है। आमतौर पे ये जरूर देखते हैं कि हम घर में इतना इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होने चाहिए कि जो घर में ब्लड प्रेशर का रोगी है या शुगर का रोगी है, तो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर घर में ले आप। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बीपी बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली आपको तुरंत अस्पताल वैसे भी ले जाने की एक आवश्यकता है। कई बार ये लकवे के लक्षण थोड़ी देर रह के ठीक हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं TIA, मतलब लकवा लगते लगते बच गया। ये सबसे ज़्यादा एक उलझी हुई स्थिति है, जिसमें घर के लोग उस चीज़ को थोड़ा सा लापरवाही देते हैं, जिसमें हो सकता है कि हाँ भाई थोड़ा हाथ दब गया, या थोड़ी देर के लिए बस मुंह चलना बंद हो गया, या आवाज़ चली गई, तो कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे। ये जबकि TIA को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये TIA कई बार दोबारा लौट के आता है और कई बार पूरा फिर लकवा बना देता है। इस स्थिति को पहली बार ध्यान रखना है। दूसरा, कोशिश करें कि मुँह से कुछ उस समय तुरंत खिलाए पिलाए नहीं। अगर हाँ शुगर अगर कम आई है, ब्लड शुगर आपने की और शुगर अगर कम आई है, तो ये अपने आप में कई बार स्ट्रोक मिमिक की तरह काम करता है। स्ट्रोक मिमिक मतलब लकवा जैसे ही लगने वाली चीज़, लेकिन लकवा नहीं है, या कई बार इसके साथ लकवा आता है, लेकिन शुगर अगर कम है तो डेफिनेटली हमको शुगर ठीक करनी है। जैसे अगर 60 या उससे नीचे अगर शुगर आती है तो हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। और कई बार पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको उसके तुरंत बाद आरंभिक उपचार के बाद आपको फिर अस्पताल ले ही जाना है। इसी तरह से बीपी, अगर बीपी की दवाई पेशेंट ने अगर छोड़ दी थी, 2-4 दिन नहीं ली है और बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है, ऐसे में भी आपको बीपी की गोली देते समय थोड़ा सा एक ये कहने सावधानी रखनी है। अगर पेशेंट को खाने निगलने में तकलीफ है, तो हो सकता है कई बार ये पानी गोली खाते समय ठसका लग के फेफड़े में चला जाए और निमोनिया बन जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही लकवे का हमको लक्षण लगता है, तो हम प्राथमिक उपचार के तौर पे यही कर सकते हैं। सबसे पहले शुगर की जांच कर ले। शुगर अगर कम है तो डेफिनेटली हमको थोड़ा कुछ शुगर के हिसाब से देना पड़ेगा। और बाकी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या बहुत लो है, तो तुरंत अस्पताल के लिए ले ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि जो इंस्टीट्यूशनल केयर है, जो विशेषज्ञ की सलाह है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डॉक्टर पंकज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और जो मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ पर फिलहाल न्यूरो फिजिशियन की उपलब्धता क्या कैसी है। और कई बार एक डाउट होता है कि मेरे घर में किसी को हुआ और मेरे पास में भी एक अस्पताल है और दूर 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, तो मैं क्या करूं? पास के नर्सिंग होम का चॉइस लूं या नहीं लूं, या सीधे उस अस्पताल में जाऊं? ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है डाउट रहता है फैमिली मेंबर्स के मन में। तो इसमें आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है? और ये भी साथ में जानना चाहूँगा कि स्ट्रोक होने के क्या कारण हैं। धन्यवाद डॉक्टर सत्यकांत। तो ये सवाल एक्चुअली कंटिन्यूएशन है जो डॉक्टर मकरंद हिरवे ने बताया, जिसका जवाब दिया। स्ट्रोक 2 किस्म का है, एक तो हीमोरेजिक स्ट्रोक और दूसरा, हीमोरेजिक मतलब खून की नस फटने वाला स्ट्रोक, और दूसरा इश्केमिक स्ट्रोक जिसमें खून की नस चोक हुई है। तो इसको डिफरेंशिएट करना कि ये कौन सा टाइप का स्ट्रोक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिनिमम एक स्कैन करें दिमाग का, और जो इजीली अवेलेबल स्कैन आजकल अवेलेबल हैं इधर उधर हर सिटीज़ में या छोटी सिटीज़ में भी, वो है CT स्कैन। MRI की सुविधा हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन CT स्कैन इटसेल्फ सफिशेंट है कि हम डिटरमाइन कर लें कि ये कौन से टाइप का स्ट्रोक है, सो दैट उसका सही इलाज हो पाए। तो अगर किसी पेशेंट को या उनके रिलेटिव को ये डिसाइड करना है कि हम कहाँ जाएं पहले, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी CT स्कैन, क्योंकि कहीं और भी अगर गया तो वो डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि भाई इनको किस तरीके का स्ट्रोक है, वो पहले उनको CT स्कैन के सेंटर पे भेजेगा। तो CT स्कैन वाले सेंटर पे अगर पेशेंट को पता है कि भाई इस जगह पे हमारे नज़दीकी नर्सिंग होम में
15 किलोमीटर के दूर नर्सिंग होम में अगर है हमारा सीटी स्कैन, तो वहाँ पे चला जाए, और अगर उसको 1 किलोमीटर दूर पे जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ ना जाए। तो इस तरीके से वो डिसाइड करे कि भाई स्कैन कहाँ पर है। और दूसरा जो है कि वहाँ पे काबिल डॉक्टर्स होने चाहिए। अगर कम से कम एक न्यूरोफिजिशियन फिजिशियन या फिर कोई न्यूरोफिजिशियन, ये 2 डॉक्टर्स जो होंगे ये सफिशेंट नॉलेज रखते हैं ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कि आगे किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करें कि हमको कहाँ जाना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका है कि स्ट्रोक के कारण क्या हैं, तो माना जाता है कि स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, यंग से लेके, जो उम्र जिनकी कम है से लेके मिडिल एज्ड, एल्डरली, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एल्डरलीज में होता है। और जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये 3 में से कोई भी एक है तो उनको स्ट्रोक होने की संभावना नॉर्मल आदमी से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जिनको नींद में खराटे की प्रॉब्लम है उनको भी स्ट्रोक के रिस्क हैं। अगर मोटापा है तो भी इनको स्ट्रोक के रिस्क है। तो ये जो 4-5 कारण हैं ये कॉमन कारण हैं। इसके अलावा भी यंग लोगों में बिकॉज ऑफ दिल की प्रॉब्लम, जैसे दिल की धड़कन की प्रॉब्लम है, दिल की गति में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, या फिर आपका जेनेटिक कारणों की वजह से आपके खून में क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ऐसे केसेस में स्ट्रोक के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको पहले कभी दिल का अटैक हुआ है तो फिर भी आपको चांसेस है कि आपको स्ट्रोक होने की संभावना है, और उसके लिए पहले से जो प्रिकॉशंस हैं डॉक्टर्स से बात करते रहें और वो आपको समझाते रहेंगे कि स्ट्रोक को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। तो ये सारी बीमारियां स्ट्रोक के कारण हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर पंकज ने बड़ी सरल भाषा में बताया कि क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, और दिल का दिमाग से कनेक्शन भी बताया कि हार्ट का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ डॉक्टर प्रतीक है, मैं उनके पास में आना चाहूँगा। मुझे लगता है मैं उनके साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ और स्ट्रोक का इलाज करने के लिए मैंने उनके अंदर एक अलग सी ईगरनेस देखी है। तो मैं उनसे ही पूछूंगा कि इसका इलाज क्या होता है और कैसे किस किस स्टेप में आप लोग इसका इलाज करते हैं। जब इसके इलाज की बात आती है तो जैसे डॉक्टर पंकज, डॉक्टर मकरंद ने कहा कि पहले हम ये डिसाइड कर लें, ये निश्चित कर लें कि ये किस प्रकार का लकवा या स्ट्रोक है। अगर ये हेमरेजिक स्ट्रोक है तो उसका सबसे प्रमुख इलाज होगा पहले हम बीपी कंट्रोल कर लें। पर जो हमारा आजकल फोकस रहता है, क्योंकि 80 से 85% इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं और जिसके लिए गोल्डन आवर की बात की जाती है वो इस्चेमिक स्ट्रोक है। तो अगर मरीज़ को सीटी स्कैन अगर हो जाता है, या इसलिए वो ऐसे सेंटर पहुँचे जहाँ स्ट्रोक सेंटर या स्ट्रोक रेडी सेंटर है, जहाँ पर सीटी स्कैन और न्यूरोफिजिशियन की उपलब्धता है 24 घंटे। तो अगर वो एक समय के अंदर पहुंचता है और अगर वो पाया जाता है कि वो एलिजिबल है, वो एक थ्रोम्बोलिसिस, एक खून पतला करने का इंजेक्शन देने के लिए, तो अगर वो 4.5 घंटे के अंदर पहुंचता है, क्योंकि इंजेक्शन देने के कुछ नियम होते हैं, अगर मरीज उनमें क्राइटेरिया फिट पाया जाता है तो इंजेक्शन दिया जा सकता है। उसके देने के कुछ नियम हैं, और अगर आपका अनुभव है, ऐसे डॉक्टर्स हैं, न्यूरोफिजिशियन जो दे सकते हैं, तो वहाँ पहुँचें, क्योंकि अगर वो दवाई दी जाएगी तो मरीज़ की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति उस समय नहीं पहुंच पाया है तो उसके बाद भी उसके इलाज किया जाता है इस्चेमिक स्ट्रोक में। उसमें कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ जो एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं। फिर उसका दूसरा पार्ट होता है बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ये कह रहे हैं हमारी भाषा में मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों से पीड़ित है, लिपिड की गड़बड़ियाँ, तो उनको कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा फिर अगर स्ट्रोक के कई बार जब लकवा बड़ा गिर जाता है, ब्रेन में क्लॉटिंग बड़ी हो जाती है, कई बार किसी मरीज़ को ऑलमोस्ट बिस्तर पर जाता है, उसको चलने फिरने की स्थिति नहीं रहती, कहीं निगलने की स्थिति नहीं रहती, नलियाँ लग जाती हैं, तो इन्फेक्शन रिस्क भी रहती है। पहले हफ्ते के बाद हमेशा देखा गया स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक में इन्फेक्शन रिस्क रहती है। तो अगर व्यक्ति को अगर इस तरह का इस बीमारी है, उसको स्ट्रोक गिरा है, तो उसको ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहाँ पर इन सब चीज़ों की उपलब्धता हो, ऐसे डॉक्टर की उपलब्धता हो जिनको इस बारे में इलाज करने का अनुभव हो। तो अगर आपको स्ट्रोक हुआ है तो आप ऐसे सेंटर पर जाएं। जैसे आपने पूछा था कि अगर 15 किलोमीटर दूर ऐसा सेंटर है वर्सेस मेरे पास एक नर्सिंग होम है, तो ऐसे जगह पहुँचें जहाँ मेरे पास उपलब्धता हो सारी चीज़ों की, क्योंकि मेरे को ये नहीं सोचना है कि अभी इमीडिएट कोई शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है। स्ट्रोक में कोई प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई फर्स्ट एड नहीं होती, इसमें डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है। पर डेफिनेट करने के लिए आपको पहले एक जगह पहुँचना है जहाँ पर इस सब्जी की उपलब्धता हो, इलाज पूरा संभव हो, क्योंकि ये हमेशा देखा गया कि ये कंपेरेटिवली यंग लोगों में 60 से लेकर आसपास देखा जाता है, और हमारे हिंदुस्तान में 50 के आसपास भी देखा जा रहा है। तो उस समय व्यक्ति हमेशा प्रोडक्टिव लाइफ में होता है, और कई बार ये ब्रेड विनर, जो घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कमा के लगता है, उसका होता है। तो इस तरह अगर एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है तो पूरे परिवार को लकवा लग सकता है। हो सकता है उसके बच्चे, क्योंकि वो कमा नहीं पाएगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली उनकी जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे, तो पूरी आर्थिक नुकसान होता है एक पूरी फैमिली को। तो स्ट्रोक एक फैमिली को लग सकता है, इसलिए आपको जब भी हो स्ट्रोक को तुरंत ऐसे सेंटर पहुँचें जहाँ पर इलाज की पूरी उपलब्धता हो, पूरा इलाज संभव हो,
आप जिससे आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएं, और अगर वो बड़ा लकवा है तो उसकी जान को बचाया सके, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिलना बड़ा जरूरी है। कई बार क्लॉटिंग में इतनी बड़ी होती है कि कुछ सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। फिर वही मैंने कहा, अगर ऐसे लोग जहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, इसका अनुभव रखते हैं, इसकी उपलब्धता हो ऐसे डॉक्टर्स की, वो ऐसे सेंटर पहुँचना जरूरी है, रादर देन एक हम ऐसी जगह पहुँचें जहाँ हमें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मिले और हम लेट हो जाएँ और पूरा इलाज मिलने में हमको लेट हो करके हम रिकवरी के चांसेस कम कर दें। जी, डॉक्टर प्रतीक ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और जो उसके साइको सोशल इम्पैक्ट हैं परिवार पर, वो भी बखूबी यहाँ पर एड्रेस किए। डॉक्टर मकरंद, मैं आपके पास में आना चाहूँगा और मुझे आप ये बताएं कि आजकल युवाओं में ये केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आए दिन हम सुन रहे हैं कि उसकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, स्ट्रोक हो गया। लोगों के मन में एक आश्चर्य आता है कि अरे इसको कैसे हो गया, ये तो एक्सरसाइज करता था, इसका शुगर भी बैलेंस रहता था, बहुत हट्टा कट्टा दिखता था, इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस पर आप प्रकाश डालने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा एक ये कहें कि ज्वलंत प्रश्न है कि जब मरीज आता है और उसकी उम्र अगर 40 या 45 से कम है और जब उसका लकवा लगता है तो उसके घर वालों का यह बिल्कुल प्रश्न होता है कि इनको तो कोई आदत भी नहीं थी, इनको ब्लड प्रेशर नहीं था कई बार। लेकिन ये रहता है कि जब हम शुरुआती जांच करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई ऐसा कारण मिल जाता है। जैसे कई लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ नहीं मिलता है जब अस्पताल में भर्ती होते, तो जिस दिन भर्ती हुए उस दिन भी और उसके आगे भी हमको बढ़ा हुआ मिलता है। मरीज यूजुअली जब तक कोई तकलीफ नहीं होती अपना यूजुअली घर पे रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर पाते हैं, जब तक वो कोई किसी चीज़ के समस्या से ग्रसित नहीं है और उनका किसी डॉक्टर के यहाँ रेगुलर में किसी भी हेल्थ एलिमेंट के लिए इनकी विजिट नहीं हो रही हो, तो उनको ब्लड प्रेशर पता भी नहीं लगता है। ब्लड प्रेशर के बारे में कहा ही जाता है कि इट इज़ ए साइलेंट किलर। तो ये धीरे धीरे करके शरीर को नुकसान पहुँचाता है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो या ब्रेन हो। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ना पेशेंट जो आया तो उसमें एक रिस्क फैक्टर क्या है। जैसे डॉक्टर पंकज ने बताया कि रिस्क फैक्टर में ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अनियमित होना, इसके अलावा कुछ ऐसी जैसे खून का थक्का जमने के कुछ खास कारण है। एक तो होता है कि खून की नसें चोक होने लगी हैं, तो ये एक होता है आजकल एक टर्म है हाइपर होमोसिस्टेनीमिया, मतलब शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व बढ़ जाता है जो खून की नसों को धीरे धीरे चोक करते चलता है जी। कई बार जिनमें विटामिन B12 की कमी होती है उनमें ये काफ़ी पाया गया है, जिनमें खान पान की या तो बहुत ज़्यादा ये कहें कि खान पान में काफ़ी ज़्यादा उनका संकोच होता है और काफ़ी लिमिटेड ऐसा खाना जिसमें विटामिन B12 ना हो या फिर शरीर में पच नहीं रहा हो, तो ऐसे लोगों को कई बार खान पान की समस्या के चलते विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है या उसकी कमी हो जाती है, जिसके चलते होमोसिस्टिन बढ़ जाता है। कई बार होमोसिस्टिन बढ़ने के कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं। और दूसरा खून, एक तो होता है कि खून की नसें चोक हो रही हैं, दूसरा होता है खून का थक्का जम रहा है। तो कई बार कुछ ऐसे कारण जैसे अगर प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा है जी, या RBC काउंट काफ़ी ज़्यादा है, जिसको सेकेंडरी स्ट्रोक जो बोलते हैं, जिसमें खून की बहने की तरल अवस्था जो है धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है, जिसको हाइपर कोगुलेबल स्टेट बोलते हैं, जिसमें खून कहीं पर भी चाहे पैर की नसों में जम सकता है, हार्ट पे जम सकता है या फिर किडनी में या फिर ब्रेन में। तो चाहे जब ब्रेन में जमता है तो उसको फिर वो स्ट्रोक करा देता है या लकवा करा देता है। तो हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो गई, खून की नसों का चोक होना। तो कई बार हम देखा गया कि जब पेशेंट भर्ती होता है उसका तो हम CT स्कैन या CT एंजियो या MR एंजियो कराते हैं। एंजियो में अर्थात खून की नसों का एनालिसिस या विश्लेषण, तो उसमें हमको खून की नसें काफ़ी चोक मिलती हैं। क्योंकि धीरे धीरे करके चोक होती जा रही है, इसलिए कई बार आसपास की नई खून की नसें भी बनने चालू हो जाती हैं, लेकिन मरीज का काम चलता रहता है। लेकिन जिस दिन कोई एक बड़ी वेसल, बड़ी खून की नस चोक हो गई तो उसके चलते बड़ा एरिया डैमेज हो जाता है और उसको आसपास से दूसरी नसों से खून की सप्लाई मिल नहीं पाती और फिर एरिया डैमेज हो जाता है और स्ट्रोक हो जाता है। तो खून की नसें चोक होना, चाहे वो खून के गाढ़े होने की वजह से हो, चाहे ब्लड प्रेशर कंट्रोल न होने की वजह से हो, चाहे खून की नसों के, कई बार खून की नसों में कुछ आनुवंशिक बीमारियाँ भी होती है। जैसे एक मोया डिजीज़ होती है, वो कई बार यंग पेशेंट में मिलती है, बच्चों में भी मिलती है, बड़ों में भी मिलती है, जिसमें खून की नसों का गुच्छा बन जाता है। ठीक है। और इसी तरह से जब हार्ट की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो हृदय में भी कई बार वॉल्व की समस्या होती है, हृदय सुराख होता है हृदय में, और ये चाहे बचपन में या बाद में जाके कभी किसी इन्फेक्शन के बाद में हृदय की गति में अनियमितता होना या हृदय के वॉल्व में खराबी होना या हृदय के अंदर कोई क्लॉटिंग बन जाना। मुझे लगता है डॉक्टर मकरंद ने यहाँ पे जो कॉज बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैं डॉक्टर पंकज के पास में आना चाहता हूँ। और डॉक्टर पंकज, मुझे ये बताएं, मैंने आपको कई बार
स्ट्रोक के जो परिजन जो पीड़ित होते हैं उनके परिजनों से काफ़ी बात करते हुए देखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे उनके दिमाग में प्रश्न होते हैं कि कितने दिन में रिकवरी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब लोगों ने ज़बरदस्ती उन्हें लिटाया हुआ है। बहुत सारे एक डाउट से मन में रहते हैं, और उसके बाद हम क्या करें, रोकथाम कैसे करें। तो इनके लिए आपके क्या जवाब होते हैं और क्या आप बंसल न्यूज़ के माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे? जी, जो और मैं चाहूँगा आप रिहेबिलिटेशन पार्ट भी फोकस करें बड़े शॉर्ट में। अच्छा, देखिए, स्ट्रोक मतलब दिमाग में जो स्ट्रोक की वजह से इधर खून की नस फटने से या खून की नस बंद होने से जिस टाइप का स्ट्रोक हुआ है, वो कितना बड़ा है वो बताता है कि पेशेंट को रिकवरी में कितना दिन चले जाएंगे। तो अब जैसे डॉक्टर मकरंद ने बीच में बताया था TIA मतलब कुछ चीज़ हुई जो कि 2 मिनट में या घंटे भर के अंदर ठीक हो गई, तो ये तो पेशेंट खुद ही ठीक हो गया। लेकिन अगर स्ट्रोक थोड़ा बड़ा है, दिमाग में जो डैमेज हुआ है किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रोक की वजह से वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन कभी कभी खून की अगर बड़ी नस बंद हो गई है या दिमाग में बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को 4 से 6 हफ्ते में हमें समझ में आता है कि पेशेंट किस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन रिकवरी जो है वो लगभग 6 महीने में शुरू के 80% और बाकी के 2 साल में जितना होना है वो होगा। तो रिकवरी जो है एक धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है जो लगभग 2 साल तक चलती रहती है, और उसके बाद मोटा मोटी और रिकवर नहीं होती। तो रिकवरी जो है ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। अगर इसको हम मोटा मोटी ही समझा पाते हैं कि अगर लकवा बड़ा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, लकवा छोटा है तो उसको कम समय तो लगेगा। इंपॉर्टेंट बात है, लकवा जितना बड़ा रिकवरी में उतना समय लग सकता है। और मैं एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न डॉक्टर प्रतीक के पास आना चाहूंगा कि कोविड इन्फेक्शन, कोविड की वैक्सीन से क्या स्ट्रोक का कोई संबंध है? क्या आप ऐसे केसेस में कोई राइज देख रहे हैं? और वैक्सीनेशन को स्ट्रोक को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि सोशल मीडिया पर रहती हैं, तो उनका वैज्ञानिक आधार क्या है? इस पर मैं आपका बड़ा ही शॉर्ट कमेंट चाहूंगा डॉक्टर प्रतीक। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पिछले कुछ 1.5-2 साल में जब से हमने ये पैंडेमिक को देखा है, इसमें स्ट्रोक की रिस्क, ये इन्फेक्शन से स्ट्रोक का कनेक्शन तो काफ़ी डेफिनेटली देखा गया है। काफ़ी कुछ मरीज़ हमने भी देखे हैं जिनमें उनका सिर्फ कारण ये था कि शायद सिर्फ उनको इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद स्ट्रोक हुआ। उसमें कई बार अंडरलाइंग छुपे हुए कुछ कारण भी थे जो हमने पाए। वैक्सीन के बारे में अभी हम लोग बहुत श्योर नहीं हैं, क्योंकि हमने कुछ एक आध मरीज ही देखा है जिनको ऐसा देखा गया, जिनमें 100% कह सकते हैं शायद सिर्फ वो उसका कारण था। तो हम वैक्सीन के लेकर तो नहीं, हाँ, पर इन्फेक्शन ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितना डेटा अवेलेबल है, ये देखा गया है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है सिर्फ आपके स्ट्रोक होने का। तो कई बार उसमें कोई और रिस्क फैक्टर नहीं होते, कई बार उनके साथ छुपे हुए रिस्क फैक्टर होते हैं जो उसके बाद देखे जाते हैं। पर कोविड-19 इन्फेक्शन और स्ट्रोक, स्पेशली स्ट्रोक इन यंग, कैन बी ए पॉसिबिलिटी। ये एक देखने का हमारा अनुभव रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई डॉक्टर प्रतीक ने कि यस, दोनों का कनेक्शन है। और आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही है, और बंसल न्यूज़ को धन्यवाद, आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को मॉडरेट करने का मौका दिया। धन्यवाद।